हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो मेनली आपको आगामी एचपीआरसीए के पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये जो सिलेबस में जो ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही जो है आज हम इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में डिराइव होता है तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि हु वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 1946 को हुआ था। तो जो संविधान सभा थी उसने सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से जो था वो अस्थाई अध्यक्ष चुना था। तो ये आपने याद रखना है, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के जो प्रथम अस्थाई, ये आपने याद रखना है, नोट स्टार लगा के आपने नोट कर लेना है। जो संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, तब जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का जो था वो स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। तो ये आपने याद रखना है। तो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, वे कौन थे? वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सबसे पहले तो वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वे कौन थे? वे एच.सी. मुखर्जी जी थे, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वे कौन थे? वे एच.सी. मुखर्जी थे। और संविधान सभा के जो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वे ड्राफ्टिंग कमेटी के मसौदा समिति के जो थे वे अध्यक्ष थे, ये भी आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सिलेबस दिया है, ऑफिशियल सिलेबस जो दिया है एचपीआरसीए ने पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ लेके आया था मैं आपके लिए, जियोग्राफी और एचपीजीके की, वो भी आपने नहीं देखी है तो वो भी आपने प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेनी है। उससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगी। तो जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। तो भारतीय संविधान कब जो था वो अंगीकृत हुआ था? तो जो भारतीय संविधान था वे कब उसे अडॉप्ट किया गया था, कब उसे अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारतीय संविधान जो था वो उसे अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान जो था भारत का, वे 26 नवंबर 1949 को बनकर जो था वो तैयार हो गया था। और इसी दिन जो थे इस पर जो थे अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। अध्यक्ष ने इस पे साइन किए थे। हालांकि
संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर अधिकतर भागों को जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वर्ष 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए जो था वो संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को जो था वो लागू किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस, प्रथम रिपब्लिक डे जो था वो मनाया गया था। ये आपने याद रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो, संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। एडॉप्ट जो था, अंगीकृत जो था, अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और लागू जो था वो 26 जनवरी 1950 को जो था भारतीय संविधान भारतीय संविधान को जो था वो लागू किया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ये भी आपने याद रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपने याद रखना है। भले ही संविधान के जो अधिकांश भाग थे वे 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, लेकिन नागरिकता चुनाव, अस्थायी सदन तथा कुछ अन्य प्रावधान तत्काल ही लागू हो गए थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, ठीक है। वैसे तो इसको इम्प्लीमेंट जो था वो, लागू जो था वो संविधान को वही 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन कुछ प्रावधान थे, जैसे नागरिकता के लेकर चुनाव और अस्थाई सदन के, ठीक है, या कुछ अन्य प्रावधान जो थे वो उसी इसमें जब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तभी लागू हुए थे, लेकिन अधिकतर जो थे वो पूर्ण रूप से अधिकतर भागों को जो था वो 26 जनवरी 1950 को जो था वो लागू किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? द प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को किस रूप में जो है वो घोषित करती है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है वो घोषित करती है प्रस्तावना भारत को, हमारे देश को, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में जो है वो कितने मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको पता है, तो आपको 6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्तमान में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला है आपका समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। पाँचवा जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इसका वर्णन है। उसके बाद जो छठा है वे आपका संविधान उपचारों का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 में इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। जब मूल रूप से संविधान ने जो थे वो 7 मौलिक अधिकार जो थे वो प्रदान किए थे। उसमें जो है वो एक संपत्ति का मौलिक अधिकार भी होता था, पहले 7 होते थे, ठीक है। अब प्रेजेंट में जो है वो 6 हैं। तो जब 7 मौलिक अधिकार होते थे, 7वां जो था वे आपका संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा जो था वो मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ये आपने याद रखना है। और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार जो था वो बना दिया गया था। तो जब मूल रूप से स्टार्टिंग में जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से, और उसे संविधान के पार्ट 12 भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत जो था वो एक कानूनी अधिकार जो था वो बनाया गया था। इस तरह प्रेजेंट में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन विच आर्टिकल्स। अभी हमने डिस्कस किया था जो समानता का जो अधिकार है वे किस अनुच्छेद में है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है वो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार का वर्णन करता है ये जो आर्टिकल है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय द 44th अमेंडमेंट। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जो था वो हटाया गया था, अभी हमने डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो था वो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की सूची से जो था इसे हटा दिया गया था। अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं और ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया था। कब? 1978 में, जो ये 1978 में जब ये संविधान संशोधन हुआ था, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बोला गया कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर। तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, जो है वो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता है 6 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कहा गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कितनी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आपकी 11 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, मौलिक कर्तव्य जो थी, वो मूल संविधान का भाग नहीं थे, ठीक है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में संविधान के चतुर्थ भाग के भाग चतुर्थ अ में जोड़ा गया, यानी कि 51A में जो था इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वे किसकी सिफारिशों पर जो था इसे संविधान में जोड़ा गया था। तो ये आपने याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। कौन सी समिति थी वे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो था वो वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में जो था इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A के तहत जो था वो जोड़ा गया था, जिसमें तब जो जब इसे संविधान में जोड़ा गया था, तब जो थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य जो थे वो 10 थे। तब कितने थे? 10 थे। अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 11 हैं। लेकिन जब वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के बाद जो थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वे 11 हो गई है। ये आपने याद रखना है। तो प्रेजेंट में जो है वो कितनी है? वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आपकी 11 है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आपकी आर्टिकल 51A में है, अनुच्छेद 51A में है। ऑप्शन नंबर ए है, ए जो बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है प्रेजेंट में? ये 11 है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो ये आपने याद रखना है। भारतीय संसद जो है वो भारतीय संसद किनको मिलाकर बनती है? तो ये आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर जो है वो भारतीय संसद जो है वो बनती है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार जो है वो पूछा गया है कि भारतीय संसद जो है वो किसको मिलाकर बनती है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर जो है वो भारतीय संसद बनती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वे भारत का राष्ट्रपति होता है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा जो हैं, ये तीनों जो हैं वो भारतीय संसद में शामिल हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद का निचला सदन जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। लोकसभा जो है इसे संसद का निचला सदन यानी कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है इसे कहा जाता है, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि संसद का लोकप्रिय सदन जो है वो किसे कहा जाता है, वे लोकसभा को ही कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वर्तमान जो लोकसभा है वे कौन सी लोकसभा है? ये 18वीं लोकसभा है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे
उच्च सदन पार्लियामेंट का उच्च सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वे कितना होता है। तो द टर्म ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन कभी प्रधानमंत्री के सलाह के आधार पर, परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व यानी कि समय से पहले ही भी भंग जो है वो किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने स्टार लगा के नोट कर लेना है। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में एक नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का जो है अंतर है वे नहीं होना चाहिए। लोकसभा जो है वो स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर जो है वो कौन है, वे श्री ओम बिरला जी हैं, और प्रेजेंट जो लोकसभा है वे आपकी 18वीं लोकसभा है। अगले प्रश्न चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वे 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके जो 1/3 इसके जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वे प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। जबकि लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता था वे 5 वर्ष का होता था, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इनके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है। और संविधान के जो अनुच्छेद 80 के तहत आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों को की जो अधिकतम संख्या है वे 250 हो सकती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे कितनी हो सकती है, वे 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है 245 है। 12 सदस्य जो हैं, 12 सदस्य ये आपने याद रखना है। 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, ये आपने याद रखना है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव जो है वो प्राप्त हो, ठीक है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वे विभिन्न राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो है वो किया जाता है, ये आपने याद रखना है। और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ दिल्ली और पौंडुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के पदेन सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि कौन सा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, विच राइट्स प्रोटेक्ट्स रिलीजियस फ्रीडम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। राइट टू रिलीजन जो है, धर्म की स्वतंत्रता जो है, ये अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा कर्तव्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, विच ड्यूटी प्रमोट्स नेशनल ड्यूटी। तो कौन सा कर्तव्य जो है वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, सेफ गार्ड यूनिटी, यानी कि एकता की रक्षा कर्तव्य जो है वो राष्ट्रीय एकता को, नेशनल यूनिटी को जो है वो प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित करता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव जो है वो प्राप्त हो। राज्यसभा का की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में ये 245 है। राज्यसभा जो है वो एक उच्च सदन है, इसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। इस कारण जो है वो प्रत्येक सदस्य का, राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल बिगिंस विथ। प्रस्तावना की जो शुरुआत किस शब्द से होती है? तो आपको पता है हम भारत के लोग शब्द से जो है वो प्रियम्बल जो है वो प्रियम्बल की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के संविधान से पूर्व एक प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका प्रियम्बल दी गई है, जो संविधान के उद्देश्यों व आदर्शों की रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत करती है। प्रियम्बल में क्या होता है? प्रस्तावना जो होती है इसमें संविधान का सार होता है, ये आपने याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई और पेश की गई। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके द्वारा बनाई गई थी और पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी कब? 22 जनवरी 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और संविधान की प्रस्तावना में ये आपने नोट कर लेना है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जो ये शब्द थे वे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो थे वो जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वो किस संशोधन के द्वारा जो थे वो जोड़े गए थे? तो ये आपने याद रखना है। भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में जो थे वो जोड़े गए थे। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत जो है वो किस शब्द से होती है? हम भारत के लोग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, एक बार मैं आपको उसके बारे में पूरा पढ़ के बता देता हूँ कि प्रस्तावना क्या है। ये आपने काफ़ी लंबी है लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक मत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी, ठीक है। तो इसके जो किस शब्द से होती है इसकी शुरुआत? हम भारत के लोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेनली आपको आपके HPRCA के ऑफिशियल सिलेबस में जो थे वो टॉपिक्स दिए गए थे। कुछ टॉपिक्स को हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो आपको इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।